हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलिए, हम लोगों ने कल के लास्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। उसके बाद में डाइकॉट स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ में ही हम लोग देखेंगे जो हार्डवुड है और साथ ही साथ हार्डवुड के साथ में सॉफ्टवुड या फिर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड। एक को बोलते हैं ड्यूरामन और दूसरे को बोलते हैं एल्बर्नम। तो उसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट किया था और इसी सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम में हम लोगों को ये वुड के बारे में जानना है। तो क्या होता है एनुअल रिंग, जिसमें दो तरह के रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहते हैं हम लोग एनुअल रिंग। ओके, तो ग्रोथ ऑफ रिंग, ग्रोथ रिंग या इसी को कहते हैं एनुअल रिंग। तो आज का हेडिंग होगा ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग। इसी ग्रोथ या एनुअल रिंग को ही हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटोमन वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटोमन वुड। अब देखो, ये जो सेकेंडरी जाइलम या जो वुड का फॉर्मेशन होता है वो सभी सीजन में एक जैसे नहीं होते हैं। किसी सीजन में इसका ग्रोथ फास्ट होगा और किसी सीजन में इसका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। स्प्रिंग सीजन में पानी बहुत सफिशिएंट मिलता है प्लांट को, क्योंकि उस समय जो जाइलम के वेसल्स होते हैं उनके ल्यूमेन का साइज बड़ा होता है, जिसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और वो पानी स्प्रिंग सीजन में ज्यादा मिलते हैं, जिसके वजह से वो ग्रोथ जो है वो फास्ट होता है। और वैसे सीजन में बने हुए वुड को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग वुड। लेकिन जब विंटर सीजन आते हैं तो उस समय पानी उतना सफिशिएंट नहीं मिलता है और जाइलम के जो वेसल्स हैं उनका ल्यूमेन का साइज छोटा होता है और उस समय जो वुड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं ऑटोमन वुड। पहले ये दो बातें आप अच्छे से समझ गए कि ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन ड्यू टू सफिशिएंट एबंडेंसी ऑफ वाटर द साइज ऑफ ल्यूमेन वेसल्स इज लार्ज, दैट formation of wood during this season is called spring wood, and the formation of wood during winter season in which the vessels of xylem is small, या the lumen of xylem vessels is small, that is called ottoman wood. स्प्रिंग वुड जो होंगे वो लाइट कलर के होंगे, जबकि ऑटोमन वुड जो होंगे वो डार्क कलर के होंगे, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग होती है। इसका डेंसिटी कम और इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक का कलर डार्क और दूसरे का कलर क्या होगा, तो ये दूसरे का कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। तो द सेकेंडरी वुड the secondary xylem or wood produce is differentiating different in different season, different in different season due to differential activity of cambium, due to differential activity of। तो कैम्बियम का अलग अलग सीजन में अलग अलग एक्टिविटी होता है। यहां पर वही बात मैंने लिखा कि इज प्रोड्यूस डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम के अलग अलग एक्टिविटी होने की वजह से ये ऐसा काम होता है।
In a spring season, cambium is very active. In a spring season, cambium is very active and produce large number of xylary element and produce large number of xylary element that is basal tracheids, that is vessels, tracheids, xylem fiber, and xylem parenchyma, Vessels are produced with wider lumen. Vessels are produced with larger lumen, wider lumen या larger lumen, as more water needed to meet the requirement in a spring season. Wood formed in this season called spring wood. तो देखिए यहाँ पर लार्जर या फिर इसी को वाइडर लिख सकते हैं आप। लार्जर या वाइडर मतलब बड़ा, तो बड़ा लुमेन एज मोर वाटर, और इसके लिए ज्यादा वाटर की जरूरत थोड़ी की होगी, जो कब मिलेगा तो स्प्रिंग सीजन में मिलेगा, और इसीलिए इस सीजन में बने हुए वुड को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्प्रिंग वुड कह देते हैं। क्या कहेंगे? स्प्रिंग वुड कहेंगे। ओके, अब आइए, तो स्प्रिंग वुड का जब फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद में इन विंटर सीजन में, cambium is less active, and fewer xylary elements are formed. Fewer xylary elements are formed. And vessels are narrow lumen, as less water needed, the wood formed during this season, is called Ottoman wood or late wood। Yes,
wood lighter in color, spring wood lighter in color, spring wood lighter in color and has lower density whereas Ottoman wood is darker in color and has higher density डेंसिटी लो है तो लाइट कलर का है, डेंसिटी हाई है तो डार्क कलर का है। डेंसिटी लाइट कलर का क्यों है? क्योंकि एक में ल्यूमेन का साइज बड़ा है, डेंसिटी कम हो जाएगा, और दूसरे में यानी ऑटमन वुड में ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है, ल्यूमेन का साइज छोटा है। ल्यूमेन कहने का मतलब होल, एक अंदर का छोटा सा या बड़ा सा एक फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। अब वो ल्यूमेन में धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं रेनिन, टैनिन, रेजिन और इसेंशियल ऑयल या एरोमेटिक सब्सटेंस, वो सब अभी आगे की बात है। तो वो जो ल्यूमेन जब बड़ा बनेगा तो स्प्रिंग सीजन का वुड होगा, ल्यूमेन छोटा बनेगा तो वो ऑटमन सीजन के वुड होंगे। तो इसी वजह से डेंसिटी एक की हाइयर होती है और दूसरे की डेंसिटी क्या हो जाती है? लो होता है। अब एक एनुअल रिंग में क्या इंक्लूड होते हैं? तो वन एनुअल रिंग include one circle of spring wood and one circle of ottoman wood। हो गया। इट रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ टाइम स्पेन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसी में लिख देता हूं, इट रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ टाइम स्पेन, यानी एक साल में ऑब्वियस सी बात है कि एक साल में एक स्प्रिंग सीजन आएगा और एक ऑटमन सीजन आएगा, यानी विंटर सीजन आएंगे। तो स्प्रिंग सीजन में जो बना दैट इज द, वो कौन सा वुड हो गया? तो वो हो गया आपका स्प्रिंग वुड। और विंटर सीजन में जो वुड बना दैट इज कॉल्ड ऑटमन वुड। तो ये इस वजह से एक साल के अगर एज निकाला जाए तो कहते हैं वन रिंग शो ग्रोथ ऑफ 1 ईयर, वन रिंग शो growth of 1 year, so the age of a tree can be, known by these ring, this is known as dendrochronology ring, this is known as डेंड्रो, DENDRO क्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब आइए यहां तक कि ये हमारा दो चीज कंप्लीट हो गया, एनुअल रिंग और यानी स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड। डेंड्रोक्रोनोलॉजी तक आप बात लिख लेंगे।
अब आइए इसके बाद में है चलिए अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है क्या, तो वह है हार्डवुड एंड सैपवुड। वो हमारा हार्ड का मतलब ये हार्ड नहीं, ये वुड का नाम है हार्डवुड एंड सैपवुड। अब देखो जो जाइलम के एलिमेंट हैं, खास करके वेसल एंड जाइलरी एलिमेंट जो ट्रैकिड्स हैं, उनमें धीरे धीरे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे रेजिन, टैनिन, एरोमेटिक कंपाउंड, एसेंशियल ऑयल। ये सारे कंपाउंड जो है उस वेसल्स और ट्रैकिड्स में जब डिपॉजिट होने लगेंगे, जिसके वजह से वह सेंट्रल या इनर मोस्ट पार्ट, वुड का कौन सा सेंट्रल या इनर मोस्ट पार्ट में ये डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो पोर्शन रेसिस्टेंस हो जाता है किसी माइक्रोब्स या इंसेक्ट के, यानी वहां पर कोई माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाएगा या इंसेक्ट वहां तक नहीं जा खा पाएंगे वुड के उस पार्ट को। अब रेसिस्टेंस होने की वजह से वो जो पोर्शन है वो हार्ड हो जाएगा, और वैसे वुड को हम लोग कहते हैं हार्डवुड। अब देखो कि जो सेकेंडरी जाइलम के पेरिफेरल पार्ट है, सेकेंडरी जाइलम के बाहर वाला पार्ट, पेरिफेरल पार्ट, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा किसका, मिनरल्स एंड वाटर का, क्योंकि वहां के जाइलम, पेरिफेरल जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर का जो पेरिफेरल पार्ट है वो सॉफ्ट रहेंगे, और वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल के वो चालू रहेंगे। वैसे वुड के पार्ट को हम लोग कहते हैं सैपवुड। तो पहले हार्डवुड एंड तब सैपवुड के बारे में आपको मैंने डिस्कस करके बताया। चलिए इस चीज को नोट डाउन करते हैं। ओके, तो कहते हैं द सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम द सेंट्रल और innermost layer of stem turn dark in color due to turn dark in color due to turn dark in color due to progressive filling and deposition of due to progressive filling and deposition of organic compound like resin, tannin, oil, gums, aromatic compound, in the vessels and tracheids, in the
vessels and tracheids of secondary xylem that result in blockage of xylem element due to deposition of this compound due to deposition of this compound this region becomes hard. This region becomes hard. This region becomes hard and resistance to attack of माइक्रोब्स एंड, तो क्या बोला था कि माइक्रोब्स और इंसेक्ट से रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएंगे. रेसिस्टेंस टू अटैक ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट. ओके, अब देखो ये इसी नॉन फंक्शनल और जो पार्ट है, क्योंकि जाइलम का एलिमेंट जो है वो ब्लॉकेज हो चुका है, यानी इसका जो जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम का ये पार्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराता है, ना वाटर का ना मिनरल्स का. क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है, तो इसीलिए उसको नॉन फंक्शनल भी हम लोग कहते हैं. तो सच नॉन फंक्शनल एंड मॉडिफाइड, सच नॉन फंक्शनल एंड modified, such non-functional modified inner secondary xylem, is called heartwood, that is duramen. The peripheral region of secondary xylem is the peripheral region of secondary xylem is lighter in color and is known as sapwood. sapwood या इसी को एल्बर्नम भी दूसरा नाम है, सैपवुड या एल्बर्नम. तो एक को सैपवुड और दूसरे को, मतलब एक हो गया डूरामेन और दूसरा हो गया एल्बर्नम, या इसी को कहेंगे सैपवुड और दूसरा जो पार्ट है वो एल्बर्नम. और एल्बर्नम या जो सैपवुड है, इसके जो जैलरी पार्ट है वो एक्टिव होते हैं. जैलरी पार्ट ऑफ एल्बर्नम इज active, that is it transport water and minerals. यानी ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? तो भैया ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन एकदम मजे से करेगा, इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. चलिए, तो एक ये पार्ट हो गया. अब आइए इसके बाद में ये जो पार्ट है
आपका हार्डवुड एंड सैपवुड। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कब होता है, क्या होता है? आप लोग आसानी से किसी प्लांट को अगर नोटिस करेंगे उसके आउटर पार्ट को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे क्या होता है कैम्बियल, कॉर्क कैम्बियल या एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। देखो अब क्या होगा, ये प्लांट है और ये प्लांट है, ये प्लांट का थिकनेस है बेटा। अब इस प्लांट के अगर थिकनेस को बढ़ना है, ओके, तो जब थिकनेस बढ़ेगा तो इसके ऊपर स्ट्रेच आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा ना, तनाव आएगा ना उसके ऊपर। तो प्रेशर आने की वजह से इसका जो आउटर एपिडर्मल, ये जो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बाद में यहां पर मान लीजिए क्या है, तो कॉर्टेक्स। ये एपिडर्मिस एंड सेकंड में एपिडर्मिस के अंदर में क्या होता है, कॉर्टेक्स। वो दोनों पार्ट जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, हो गए। और ये थिकनेस यानी गर्थ, ये क्या बढ़ेगा इसका, ये किस वजह से, तो ये गर्थ बढ़ने की वजह से यानी थिकनेस बढ़ने की वजह से मोटाई बढ़ेगी, उसके वजह से ये आउटर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब डैमेज होने की वजह से क्या होगा, कोई पानी का बोतल है और वो बोतल 3 लेयर का है, ठीक, या सिंगल लेयर का ही है, उसमें कोई चीज एकदम प्रेशर से, बलून ही है, कोई चीज प्रेशर देके भरते चले जाओ, उसका जो वॉल है वो क्या होंगे, रप्चर होंगे। उसी तरह ग्रोथ अंदर से बाहर की ओर होता है, क्योंकि जाइलम का ग्रोथ ज्यादा होता है, तो अंदर से बाहर की ओर बढ़ते 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 जब बढ़ेगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएंगे, फैलने का प्रेशर आएगा, तो ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने का मतलब वो रप्चर हो जाएगा। कौन, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ये दोनों रप्चर हो जाएंगे। अब अगर रप्चर हो गया है तो इसको रिप्लेस करके न्यू सेल का लेयर बनाना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस करके जो न्यू सेल्स का लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये बनाएगा कौन, इसको बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स कौन बनाएगा, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाता है कॉर्क कैम्बियम। कौन बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम। अब पहले एक बात तो ये आप समझ गए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कौन बनाने वाला है, तो कॉर्क कैम्बियम बनाने वाला है। कॉर्क कैम्बियम को ही हम लोग जो है वो कहते हैं फेलोजेन, यानी कॉर्क कैम्बियम को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे फेलोजेन। अब आइए पहले तो इसको लिखते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, हमारा हेडिंग होगा एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। चलिए, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी जो है वो क्या है, वो हम लोगों को देखना है। चलिए, तो कहते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन गर्थ, ड्यू टू कंटिन्यूअस increase in girth, the outer layer is rupture, the outer layer rupture, और कौन रप्चर होगा, that is एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। तो रप्चर कौन हो रहा है भैया, तो रप्चर जो है वो एपिडर्मिस एंड आउटर कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टेक्स कर सकते हैं।
चलिए आउटर कॉर्टिकल लेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। आउटर कॉर्टिकल लेयर, ये रप्चर हो जाएगा आउटर कॉर्टिकल लेयर। सो इट रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर, न्यू प्रोटेक्टिव सेल layer are provided by another, यानी इसको कौन बनाएगा, तो उसी के लिए लिख रहा हूं कि are provided by another lateral meristem called cork cambium, तो उसी को क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन दूसरा नाम, और फेलोजेन, ठीक, या उसी को फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम। और ये कब होता है, तो इट डेवलप ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इट डेवलप्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही डेवलप होते हैं। कहते हैं ड्यू टू इट्स ओरिजिन outside a stele is also called extrastellar cambium, the outer cell of phelogen differentiated into cork while inner cell differentiated into secondary cortex और फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। तो अभी क्या है, ये जो समझे बात को, जो फेलोजेन है, ये फेलोजेन का जो आउटर सेल है, ओके, और इसका जो इनर सेल है, आउटर लेयर या इनर लेयर भी कह सकते हैं, सेल का मतलब एक हो जाएगा, सिंगल सेल नहीं, आउटर और इनर लेयर, कौन, फेलोजेन का। आउटर लेयर जो है बेटा, जो फेलोजेन है, वो कॉर्क फेलेन बनाता है। ये क्या बनाएगा, उसको कहेंगे कॉर्क या फेलेन, ठीक है, यानी आउटर एपिडर्मिस को बता देगा। जबकि अंदर का जो लेयर है वो फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा, फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स।
अब समझ में आई? जरा ये जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उनका डाउट आता था कि फेलोजेन फेलोडर्म क्या है, और उनको हम बार बार कहते थे कि अभी टॉपिक जहां तक हुआ है वहां तक आप पढ़ो, वहां तक डाउट पूछो, डेफिनेटली आपको सारा चीज होगा। किसी का मोनार्की, किसी का पॉलीआर्की, ये सारे कंडीशन आ रहे थे। तो पॉलीआर्की का कंडीशन आपको आया जाइलम के सिचुएशन में, यहाँ पर फेलोजेन फेलोडर्म फेलेम फेलेजोइन सब क्या है, सब आते जाएगा। तो थोड़ा गौर से वो देख के पढ़ेंगे ताकि वो नाम आगे जाके न भूलें। और चूंकि उस समय मैं समझाता भी तो आपको बहुत लंबा चीज था, क्या बताता, तो इसलिए बोला था मैं कि आपको आगे आएगा। चलिए देखिए, तो आइए कॉर्क या फेलेम, अब लिखते हैं कॉर्क या इसी को फेलेम। ठीक है, क्या कहता है? कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर सेल। कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय, कॉर्क कैसे बनता है, ये कॉर्क या फेलेम कैसे बनता है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के आउटर सेल के डिफरेंशिएशन से बनता है कौन? फेलेम। तो कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर सेल ऑफ कॉर्क कैम्बियम, आउटर सेल ऑफ cork cambium. Cells are compactly arranged and when it mature, loss of living matter and cell wall becomes thickened due to deposition of suberin, अब आइए फेलोडर्म। फेलोडर्म क्या है? इट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स It has thin wall parenchymatous cell. It has thin wall parenchymatous cell. अब आइए पेरिडर्म, एक टर्म आता है पेरिडर्म। पेरिडर्म का मतलब फेलोजेन, फेलेम, ओके, और पेरिडर्म, ये सॉरी फेलोडर्म, तीनों मिलाकर के कहलाते हैं पेरिडर्म। कौन कौन? फेलोजेन, उसके बाद में फेलेम, और ये आपका पेरिडर्म, ये फेलोडर्म, तीनों मिला के कहलाते हैं पेरिडर्म। इसको लिखते हैं पेरिडर्म को, तो कहते हैं पेरिडर्म का फेलोजेन प्लस फेलेम, या ऐसे लिख देते हैं फेलोजेन, उसके बाद फेलेम एंड फेलोडर्म फेलोडर्म, ये तीनों मिला के फेलोजेन,
फेलेन या इसी को कॉर कह सकते हैं, एंड फेलोडर्म, तीनों मिलाकर के ही जो है वह कहलाते हैं आपका कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। तो कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, इसी को कहते हैं। अब आइए बार्क का मतलब, तो ऑल टिश्यू आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम, और टिश्यू आउटसाइड द vascular cambium, all tissue outside the vascular cambium constitute the bark, various kind of cell layer constitute the bark। तो वस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के बाकी जितने भी आउटसाइड के टिश्यू हैं वो सभी मिला के बार्क कहलाते हैं, जिसे आप छाल कहते हैं, यानी प्लांट का वो फटा हुआ पार्ट छाल जो देखते हैं वो। तो लिखते हैं इसमें वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर दैट कंस्टिट्यूट द बार्क, वेरियस काइंड ऑफ cell layer that constitute the bark, क्या है? तो पेरिडर्म यानी फेलोजेन, डर्म यानी फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म। पेरिडर्म छोड़िए, पेरिडर्म जब जैसे ही अगर बात आई तो आप पेरिडर्म का मतलब क्या, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म, तीनों मिलाकर के पेरिडर्म होता है। तो पहले ही लिख दिया हूं पेरिडर्म, प्राइमरी कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, these all tissue are present outside the vascular cambium। These all tissue are present outside the vascular cambium, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर। तो जाइलम वस्कुलर कैम्बियम के अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोएम, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम दोनों आया है। तो इसलिए बार्क में वो सारा चीज इंक्लूड है। और आप मान लो कि आपको एक डाउट और आ सकता है कि पेरिडर्म में ये फेलोजेन क्यों लिखे, क्योंकि फेलोजेन का तो मतलब ही है फेलेन एंड फेलोडर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि कुछ फेलोजेन बचे हुए होंगे जो अभी क्या बना रहेंगे, ये फेलोडर्म और फेलेन किससे बना है, किससे बन के आते हैं, तो फेलोजेन से बन के आते हैं। तो बनने के बाद भी तो कुछ फेलोजेन बचा होगा, तो बचा हुआ फेलोजेन और उससे बना हुआ फेलेन एंड फेलोडर्म मिला करके कहलाते हैं पेरिडर्म। और यहां पर बार्क का मतलब कि पूरा का पूरा कौन, तो पूरा का पूरा है आपका वस्कुलर टिश्यू के बाहर के सभी सेल यानी सभी पार्ट, सभी टिश्यू मिला करके कहलाते हैं बार्क। और वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर टिश्यू कह रहा है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या है, अंदर में क्या है, तो सिर्फ जाइलम है और बाहर में बाकी सारा चीज है।
तो वो सभी मिला करके कहला जाते हैं बार्क। अब आइए बार्क के बाद में अब हम लोग एक देखते हैं लेंटिसेल कि लेंटिसेल क्या होता है। तो चूंकि ये कब काम करना स्टार्ट कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होते हैं, एपिडर्मिस मरते हैं और तब उसके वजह से मरने की वजह से वो लेयर जो एपिडर्मिस और सेकेंड ये आउटर कॉर्टेक्स जो मरा है, रप्चर हुआ है, उसको ठीक करने के लिए फेलोजेन आता है और फेलोजेन जब आके उसके ऊपर एक और नया लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है तो उसमें कुछ फ्री स्पेस यानी पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी पोर को हम लोग कहते हैं लेंटिसेल। और यही लेंटिसेल रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन दी आउटर वुड एंड एटमॉस्फेयर। जैसे स्टोमाटा लीफ में गैसियस एक्सचेंज कराता है, उसी तरह वुड में यानी जो बड़े बड़े वुडी प्लांट है उसमें उस वुड की पार्ट में गैसियस एक्सचेंज कराने का काम किसका होगा, तो वह होगा लेंटिसेल का। यहां तक की बातें अब आप थोड़ा समझ गए। अब इसको भी नोट डाउन करेंगे हम लोग। तो आइए लिखते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या है, ए स्मॉल ओपनिंग और पोर, a small opening or pore, a small opening or pore are formed due to rupture in epidermis are called rupture in epidermis are called lenticel। और ये क्यों कहलाता है लेंटिसेल, क्योंकि ये लेंस शेप्ड का होता है। इट इज लेंस शेप्ड, LENS जो लेंस होते हैं वो लेंस शेप के and present on bark that help in gaseous exchange between internal tissue of a stem and outer atmosphere। आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यू के बीच में यही जो है वह गैसियस एक्सचेंज कराने का काम करता है। ओके, अब आइए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो अब डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ, अभी तक डाइकॉट स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे थे। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ तो है ही नहीं, तो हमें सिर्फ डाइकॉट रूट के स्टेम और रूट का ही देखना है। तो स्टेम का पूरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आइए सेकेंडरी ग्रोथ इन सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, यानी डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ लिखेंगे। देखिए, तो कहते हैं गर्थ ऑफ रूट इंक्रीज बाय
girth of root increased by activity of two lateral meristem, activity of two lateral meristem, activity of two lateral meristem, that is vascular and cork cambium, that is vascular and cork cambium, vascular and cork cambium, both arise during the secondary growth, both arise during the secondary growth. Process of secondary growth in dicot root. अब प्रोसेस देखेंगे हम लोग, प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट, प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ फर्स्ट में क्या होता है, origin and activity of vascular cambium, origin and activity of vascular cambium। देखिए प्लांट के रूट में, डाइकॉट रूट में जो कैम्बियल रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होता है, पहली बात ये। तो इसका जो वस्कुलर कैम्बियम है, और प्लांट के रूट में आप जानते हो रेडियल एंड एक्जार्क वस्कुलर बंडल होते हैं। तो रेडियल कहने का मतलब याद कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। एक वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो अलग रेडियाई पे होगा। अब उनमें एक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, यानी कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम उनके बीच में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो कैम्बियम यानी वस्कुलर कैम्बियम बनेगा कैसे? तो फ्लोएम के पास में, फ्लोएम के आसपास में पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, और वही पैरेन्काइमेटस सेल मेरिस्टेमेटिक नेचर के कन्वर्ट होकर के वस्कुलर कैम्बियम बन जाएंगे। चलिए, और जब वो वस्कुलर कैम्बियम बनेगा तो आपको मोनोकॉट के डाइकॉट के रूट में भी मैंने दिखाया है कि पेरीसाइकल में डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है। तो जो पेरीसाइकल के सेल हैं वो भी पैरेन्काइमेटस हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, वो भी मेरिस्टेमेटिक नेचर में कन्वर्ट होकर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके और तब जाकर के ये कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होगा, और तब कैम्बियल रिंग बनेंगे। तो इनर साइड में जो पार्ट होगा वो सेकेंडरी जाइलम, और आउटर साइड में जो बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। अब इसी चीज को लिखना है। चलिए, तो वस्कुलर बंडल इज रेडियल एंड एक्जार्क, वस्कुलर बंडल इज रेडियल एंड एक्जार्क, vascular bundle is radial and exarch. Vascular cambium is absent in the beginning. Vascular cambium is absent in beginning. Vascular cambium is absent in the beginning, but develops later at the time
at the time of secondary growth, so cambium is completely secondary in origin. अब एग्जांपल क्या ले लीजिए, इन एग्जांपल टेट्राच रूट का मतलब क्या होंगे, 4 पैचेज ऑफ जाइलम एंड 4 पैचेज ऑफ फ्लोएम. टेट्राच रूट हैज 4 patches of xylem and 4 patches of xylem and 4 patches of phloem. 4 patches of xylem and 4 patches of phloem, और दोनों प्राइमरी होंगे. 4 पैचेज ऑफ प्राइमरी जाइलम, 4 पैचेज ऑफ प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, सेकेंडरी नहीं वर्ड लगाएं, इसका मतलब ये प्राइमरी है. ठीक है, फ्लोएम present. The parenchymal cell below the primary phloem, the parenchymal cell below this प्राइमरी फ्लोएम, इसलिए यहां पर दिस लगा दिया. दिस का मतलब प्राइमरी फ्लोएम, यहां पर वर्ड लेंगे इसमें कंफ्यूजन ना हो, यानी ये दिस का मतलब ये जो 4 पैचेज वाला फ्लोएम लिखे हैं उसी के बारे में. तो बिलो दिस फ्लोएम यानी ये 4 पैचेज ऑफ फ्लोएम के नीचे का जो पेरेंकाइमल सेल है वो उसकी बात हो रही है. तो बिलो दिस प्राइमरी फ्लोएम becomes meristematic and give rise to meristematic. अब कैसा पेरेंकाइमा कैसा हो गया, मेरिस्टेमेटिक नेचर का हो गया. becomes meristematic and gives rise to 4 separate strip of cambia, 4 separate strips of cambia. The cambia strips are separate and not formed a continuous ring कंटिन्यूअस रिंग कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, इस तरह का जो रिंग का फॉर्मेशन हो जाता था, ऐसा रिंग का फॉर्मेशन जो इसके पहले आप लोग देख रहे थे, ऐसा ये कैम्बियल रिंग हुआ. तो ऐसा रिंग का फॉर्मेशन इसमें नहीं अभी होता है, होगा लेकिन अभी बाद में. तो यहां पर वही चीज लिखा हूं कि अभी जो पेरेंकाइमा था ये इस रूट में कैसा होता है, रूट में जो वस्कुलर टिश्यू हैं वह इस तरह के होते हैं ना भाई. ये वस्कुलर टिश्यू हो गया और यहाँ पर अलग अलग रेडियाई में ये हो गया आपका फ्लोएम और ये अलग रेडियाई में हो गया जाइलम. तो ये फ्लोएम के नीचे में यहाँ पर ये जो पेरेंकाइमा है, यही पेरेंकाइमा
कैसा हो जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और यही मेरिस्टेमेटिक होकर के क्या बनाएगा, तो वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, ये पैरेन्काइमा। लेकिन अभी तक रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पहले ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां पर वही लिखा हूं कि एंड नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस रिंग, चलो, एंड नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस रिंग, यानी अभी तक रिंग का फॉर्मेशन इसमें नहीं बना है। लेटर द डिवीजन ऑफ सेल ऑफ पेरिसाइकल, अब बाद में यानी कि वो काम होने के बाद में, तब लेटर, तो हाँ, तो लेटर द डिवीजन ऑफ सेल ऑफ, लेटर द डिवीजन ऑफ सेल ऑफ पेरिसाइकल, लेटर द पेरिसाइकल, द कंप्लीट पेरिसाइकल फॉर्म कंप्लीट कैम्बियल रिंग। अब वो क्या बन जाएगा, तब जाके कंप्लीट कैम्बियल रिंग, कंप्लीट कैम्बियल फॉर्म कंप्लीट कैम्बियल रिंग। दिस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम, दिस रिजल्ट formation of wavy ring of तो वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम, तो उससे क्या बनेगा, वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें तो ये जो वेवी रिंग बना, यानी जो वस्कुलर कैम्बियल रिंग बना था, वही फाइनल क्या कहलाया, वेवी रिंग कहलाया। और इसी वेवी रिंग से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा, यानी उसके सेल कट ऑफ होकर के। तो लिखते हैं वेवी रिंग प्रेजेंट बिलो फ्लोएम, वेवी रिंग प्रेजेंट बिलो फ्लोएम एंड above the जाइलम, एंड above the, तो फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर होगा कौन, ये वेवी रिंग, ठीक है। जाइलम के ये ऊपर हो गया और फ्लोएम के नीचे हो गया। अब यही कहते हैं कि जो कैम्बिया स्ट्रिप है, यानी वेवी रिंग का, तो कहते हैं कैम्बिया स्ट्रिप कट ऑफ ऑन बोथ साइड्स, cut off on both sides, mature into secondary phloem, mature into secondary phloem, both sides, अच्छा एक मिनट, cut off on both साइड, अभी मैच्योर इनटू फ्लोएम नहीं लिखेंगे, पहले लिखते हैं, हाँ, ऑन बोथ साइड, पहले दोनों साइड में कट ऑफ होगा, एक तो ये बात होगी, सेल कट ऑफ टुवर्ड्स इनर साइड, कॉमा देके सेल कट ऑफ टुवर्ड्स, cell cut off towards inner side, cell cut off towards inner side, mature into secondary xylem, mature into secondary xylem, and towards outer side, and towards outer side, mature into secondary
into secondary phloem। तो एक सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब कहते हैं, अब चूंकि ये ग्रोथ स्टेलर रीजन में हो रहा है, इसलिए लिखते हैं कि आफ्टर स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, आफ्टर स्टेलर सेकेंडरी growth, after the stellar secondary growth, that is growth by vascular cambium, that is growth by vascular cambium, that is growth by vascular cambium, a central cylinder of a central cylinder of wood surrounded by secondary phloem, surrounded by secondary phloem is formed। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। और जैसा कि फाइनली जो रूट है वो रूट का ग्रोथ हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया रूट में। अब जैसे आप लोग स्टेम में देखे थे कि एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, उसी तरह एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम इन रूट, लेकिन दोनों का लगभग सिमिलर होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दे देता हूं। Activity of cork cambium in root। तो कॉर्क कैम्बियम का वहां पर भी सेम रोल होगा जैसा कि, तो इट इज सिमिलर टू रोल ऑफ कॉर्क कैम्बियम is similar to कॉर्क कैम्बियम ऑफ स्टेम। तो लगभग जैसा स्टेम का होता है वैसा इसमें ही होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं। और अब आप सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट का एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ होगा, उस डायग्राम को आपको मेंशन कर लेना है अपने नोटबुक में। तो कभी भी अगर तो आपके नोटबुक में वो डायग्राम के साथ मुझे आपको फोटो जो है यानी उसके स्नैप्स लेकर के मुझे सेंड करने हैं, अदरवाइज मैं समझूंगा नहीं कि आपका नोट कंप्लीट हुआ। तो वो यहाँ तक ये चैप्टर जो है वो हमारा अब कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के बाद में आपका है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू पूरे हो गए। प्लांट टिश्यू कहने का मतलब मॉर्फोलॉजी भी हो गया, आपका एनाटॉमी भी हो गया। अब एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास से एनिमल टिश्यू स्टार्ट होगा, जिसे राहुल सर स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। ओके, थैंक यू।